अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 115 का पार्ट बी 1 स्टार्ट हो गया, 2 भी होगा। ठीक है, अब हम इस अप्रोच पे आ गए। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि IFRS 15 के MCQs आपने कर लेने हैं। कोई मसला इनमें आए तो मुझसे पूछ लेना है। तो किसी MCQ में किसी को मसला आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे डिस्कस नहीं करने जा रहा। ठीक है, अगर मुझे फिर भी लगेगा कोई कल तक या परसों तक किसी वक्त में भी कोई इंपॉर्टेंट है तो मैं डिस्कस कर लूँगा। रिसेंट अटेम्प्ट को मैंने कर दिया। ठीक है, कोई क्वेश्चन कितने बच्चों ने सारे कर लिए थे? कोई ऐसा भी है? एक, गुड। एक बच्चों ने कर लिया है, एक बच्चों ने। किस किस में मसला आया है? किसी में नहीं मसला आया तो फिर बाकियों को आना नहीं चाहिए असूली तौर पे। चले, अच्छा जी, हम रीसेंट अटेम्प्ट पे आ गए। हम रीसेंट अटेम्प्ट पे थे और रीसेंट अटेम्प्ट पे हमने, मैं तो कहता हूँ ये MCQ उड़ा देते हैं। ठीक है, तो एक ज़हनी तौर पे तसल्ली हो जाती है कि यार MCQs हो गए। ठीक है, और MCQs में मुझे पता है वो टॉपिक्स भी हैं जो अभी आपके हल्की फुल्की रिवीजन में नहीं आए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो हल्की फुल्की रिवीजन ऐसी होगी कि रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर जो सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। IFRS 9 सबसे पहले आ गया। अ कंपनी डेजिग्नेट्स बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एट FVTPL इंस्टेड ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इस जुमले का मतलब पता है कि होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है होना चाहिए था अमोर्टाइज कॉस्ट पे, होना चाहिए था अमोर्टाइज कॉस्ट पे, इंस्टेड ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट किया उन्होंने FVTPL पे। अब ऐसी बात एक हमने पढ़ी थी, कुछ याद हो? आगे ऑप्शन ना पढ़ो, पहले कुछ ज़हन में जोर डालो, कुछ याद करो। हाँ, काउंटिंग मिसमैच। ये बात ये थी कि हमने कहा था कि एक बंदे ने पैसे लेकर लायबिलिटी रेज करके, होता है ना कि आपको मिल रहा है 10% पे लोन और आप आगे इन्वेस्ट करके 12-13% कमा रहे हो, तो लोग ऐसे करते हैं एक तरह से लोन लेके आगे लोन दे देते हैं, दरम्यान में अपना 2-3% रख लेते हैं। तो ऐसा ही कोई बंदा होगा जिसने फाइनेंशियल लायबिलिटी ली और आगे उसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एक मिनट जरा IFRS 9 भी ओपन कर लें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को उसने रखना है टिल मेच्योरिटी, तो होना तो चाहिए था वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे। यही डिफॉल्ट कैटेगरी है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को या डिबेंचर्स को, वट एवर डिबेंचर लेकर, डिबेंचर ले, सही है, सॉरी शेयर नहीं था, डिबेंचर था, लोन लेके आगे लोन दिया हुआ है, डिबेंचर है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है। अब अमोर्टाइज कॉस्ट डिफॉल्ट कैटेगरी है, टिल मेच्योरिटी रखते हो तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आता है, लेकिन FVTPL पे रख लिया था क्योंकि दूसरी तरफ जो पैसे रेज किए थे वो FVTPL पे पड़े थे। ठीक है, तो इसको हमने कहा था कि इसका मतलब है कि इन्होंने अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करने के लिए ये काम किया। तो ये जुमला यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा हमें, एक सफ़े के एंड पे था, मुझे वो सफ़ा जहन में आ रहा है, पता नहीं आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना कुछ आपने पढ़ लिया था कि चीज़ें सारी ज़्यादा हो गई है ना, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए ना, है ना, यही सोचते होंगे आप। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हमने कुछ डिबेंचर्स बाय करने हैं और वो रखने हैं FVTPL पर। अच्छा, डिबेंचर्स को FVTPL पर रखना है। दूसरी तरफ हमने डिबेंचर्स इशू करने हैं और वो डिबेंचर्स क्यों इशू करने हैं? ताकि हम ये पैसे इकट्ठे कर सकें। तो जो इशूड डिबेंचर्स हैं लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन हमने मिसमैच रिमूव करने के लिए FVTPL पर रखा। ये तो बात आ गई ना फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली साइड की। ऐसी ही बात यहाँ पर भी लिखी हुई थी, ये कि एट इनिशियल रिकग्निशन आप इसको इररिवोकेबली FVTPL पे रख सकते हैं, क्योंकि इससे रिड्यूस या एलिमिनेट हो जाएगी रिकग्निशन इनकंसिस्टेंसी या अकाउंटिंग मिसमैच। ठीक है, तो यही वाली बात दूसरी तरफ भी थी। तो दोनों तरफ ही आप डिफॉल्ट कैटेगरी को छोड़कर अगर FVTPL पे गए हैं, दोनों में ही डिफॉल्ट क्या था? अमोर्टाइज कॉस्ट। इसमें भी डिफॉल्ट क्या था? जिसमें भी डिफॉल्ट क्या था? होल्ड टिल मेच्योरिटी के लिए डिफॉल्ट क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन आप इसको FVTPL पे रख सकते हैं। हमने यूं याद यूं किया था शुरू में। अब हमने कहा था भाईजान, हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हें FVTPL पसंद है? अगर पसंद है तो उसको क्या कर दो, FVTPL पे रख लो, लेकिन इररिवोकेबल इलेक्शन है। ठीक है, लेकिन असल कहानी क्या थी? ये मिसमैच रिमूव करने के लिए था। अब आए हम MCQ पे, तो कहता है कंपनी ने डेजिग्नेट कर दिया है एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को FVTPL पे इंस्टेड ऑफ अमोर्टाइज कॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन? द बॉन्ड हैज हाई क्रेडिट रिस्क। कभी सुनी नहीं ऐसी बात लिखी होगी माशाल्लाह, है जी। जो आप पढ़ा होता है ना जिसने, उसको पता होता है कि असल चीज क्या है। तो दूसरी इतनी दूर दूर होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि कंफ्यूजिंग MCQs आए, क्लियर पता लग जाता है। टू एलिमिनेट और रिड्यूस, अब ये लग रहा है लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। बॉन्ड इज इशूड बाय रिलेटेड पार्टी, लो बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। यार क्या बात करते हो, यही लग रहा है मुनासिब। ठीक है, अच्छा 10वां हो गया था, 9वां हो गया,
8वां भी हो गया, 7वां। ओके, एथिक्स नहीं रिवाइज कर रहे आप लोग, मैंने तो एक सवाल करना ही है इंशाल्लाह कल, तो थोड़ा बहुत आप प्रिंसिपल्स को तो पढ़ाइएगा। बाकी मैंने 3 सफ़े रीडिंग के लिए दिए थे, किसी को जहमत हुई हो, तौफीक हुई हो, जहमत की हो और तौफीक हुई हो पढ़ने की, काम के सफ़े थे ना, काम के सफ़े थे, सवाल कुछ पैदा हुए उनमें, देख लो भाई। अब उन्होंने अपने सवाल पूछ लेने हैं, कल जब मैंने उस चैप्टर पे आना है तो आप रह जाएंगे। 3 सफ़े सिर्फ थे, सिर्फ 3 सफ़े थे। कौन कौन से? 597, 596 और 595, ये 3 सफ़े थे, इसको एक दफ़ा सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी बदयांती, मतलब इंटेग्रिटी तो ध्यानदारी है, वो ब्रीच हो रहा है मतलब बदयांती कर रहे हैं, तो किस सूरत में कर रहे हैं? वो कहता है डेलिबरेटली, जानबूझकर मिस क्लासिफाई करना एक ऐसा एक्सपेंस, जो मिस क्लासिफाई करना किसी एक्सपेंस को ताकि टैक्सेबल इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए, इससे टैक्स कम आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इंटेग्रिटी को ब्रीच कर रहे हैं आप, बेईमानी कर रहे हैं। कहता है सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ एन अनक्लियर, यार ये तो सवाल तो पैदा होते रहते हैं, आप किसी से क्लैरिफिकेशन चाहें, यार मुझे समझ नहीं आ रही, अपने किसी सीनियर से पूछने, तो क्या आपने इंटेग्रिटी को ब्रीच किया है? हाँ, दो गई। कंसल्टिंग लीगल काउंसिल बिफोर डिस्क्लोजिंग, नहीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो सकता है प्रिंसिपल, उसके बारे में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी वो कह रहे हैं लीगल काउंसिल को कंसल्ट कर रहे हैं। खैर चले छोड़े, ये इंटेग्रिटी सिस्टम नहीं जुड़ता। डिक्लाइनिंग एन असाइनमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज, भाई ये तो अच्छी बात है, आपको इंटेग्रिटी की एग्जाम्पल्स थी, वो इसीलिए पढ़ाई गई होती हैं कि पता होना चाहिए। रेकलेसली अगर आपने कोई काम किया है तो वो इंटेग्रिटी का ब्रीच है। रेकलेसली का मतलब क्या है? और यार जल्दी करो ये नोट बना, IAS 12 का सवाल आपको मैंने आकर कहा भाई ये 10 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व करके मेरी टेबल पे ला दो, आप मेरे जूनियर थे, ठीक है। तो अब आपको क्या कहना चाहिए भाईजान, 10 मिनट में नहीं हो सकता, ठीक है। पहली बात तो आधा घंटा लगना है, उसके बाद मुझे IAS 12 पढ़े बड़ा टाइम हो गया है, मुझे रिवाइज करते हुए भी उसके ऊपर घंटा लग जाना है, तो मेहरबानी आपकी, आप जो है ना थोड़ा टाइम दें। तो ये रेकलेसली बना देते अगर आप, तो फिर यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं जाके। तो रेकलेसली करना इंटेग्रिटी है, वो कह रहा है रेकलेसली नहीं, बल्कि वो कह रहा है सर माजरत, मैं इतनी जल्दी ये काम नहीं कर सकता, इतनी जल्दी मैं तो कहूँगा गला खराब हो जाएगा। तो ये उल्टा उसने बदयांती नहीं की, ईमानदारी कर रही, अच्छा काम कर। ये देखो जी, ये इंटेग्रिटी में आए, इंटेग्रिटी में आए, ये देखें, A chartered accountant should not knowingly associate himself with reports, returns, communication जो कि कंटेन करें materially false, वो तो कह रहा है खुद बना रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो फर्निश की है रेकलेसली, या ओमिट करे इंफॉर्मेशन जो मिसलीडिंग हो, और अगर वो अवेयर हो जाए तो फिर वो स्टेप्स ले डिसोसिएट करने के लिए खुद को इस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है डिक्लाइन करना एक असाइनमेंट लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ये तो कोई बेईमानी की बात नहीं है, तो इसका मतलब ये ही है कि उसने मिस क्लासीफाई, नज़र आ रहा था सामने, बेईमानी कर रहा है, क्या कर रहा है, एक एक्सपेंस को उसकी क्लास चेंज कर रहा है, मिस क्लासीफाई कर रहा है, शायद कुछ ऐसा एक्सपेंस बना रहा है जो अलाउएबल टैक्स डिडक्शन होगा। पहले वो जैसे डोनेशन है उसको छुपा के कुछ और बना दिया, उसको ओवर एक्सपेंस बना दिया। डोनेशन जो है मिसाल के तौर पे कैश डोनेशन जो है वो डिसअलाउ कर दिया था उन्होंने। दूसरी तरफ अभी सवाल में आना था ना, मैंने कहा चलो वो भी देख लो, ठीक है। कैश डोनेशन डिसअलाउ करना था उन्होंने, कहीं और छुपा के इस एक्सपेंस को अलाउ करा लिया। तो ये जानबूझ के इसने एक्सपेंस को मिस क्लासीफाई किया ताकि टैक्सेबल इनकम कम हो और टैक्स कम हो, ठीक है। हाय हाय, IAS 21 भूला पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है ये आपका टेस्ट है कि भूला पड़ा या नहीं। चेक करते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स की डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी। कुछ याद है कि ये दोनों थी क्या? सिर्फ बिल्कुल मोटी वाली बात याद है तो बता दो। फंक्शनल करेंसी कौन सी करेंसी होती थी? जिसमें जर्नल एंट्रीज करते थे आप। और प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी होती थी? जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती थी। अब फंक्शनल करेंसी डिसाइड होती थी, प्रेजेंटेशन तो कोई भी हो सकती है। फंक्शनल करेंसी डिसाइड हुआ करती थी इन्वायरमेंट वगैरह को सामने रखते हुए, यानी कि किस इन्वायरमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, कहाँ से जो है वो चीज़ मटेरियल मंगवाती है, लेबर को रेज करती है, कहाँ पे चीज़ों को बेचती है। और अगर ये बातें प्राइमरी इंडिकेटर्स रिवाइज करना चाहिए, साथ साथ रिवीजन चल रही है, यही हमारी रिवीजन होती है, ठीक है। प्राइमरी जो चीज़ आए जाकर देख भी ले। प्राइमरी इंडिकेटर्स जो थे वो तो यही थे कि कहाँ से चीज़ें, कहाँ से मटेरियल लेते हैं, कहाँ से लेबर रेज करते हैं, कहाँ पर चीज़ें जो है वो बेच रहे हैं,
या किस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन उनकी डिमांड सप्लाई को इफेक्ट कर रही हैं, ये प्राइमरी इंडिकेटर्स थे। अगर ये समझ में नहीं आते थे तो सेकेंडरी क्या थे, कौन से मुल्क से पैसे रेज किए, इक्विटी या डेट, या किन मुल्कों में पैसे रिटेन रखे हुए, किस करेंसी में, ठीक है, मुल्कों में मतलब किस करेंसी, किस मुल्क की करेंसी में पैसे रिटेन रखे हुए हैं। तो ये जनाब आपका IS-21 था, और ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो फिर एक बार पढ़ के फिर वापस जाएंगे, ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को फ़ौरन याद भी आ गया, लेकिन फिर भी फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जो जिसके प्राइमरी इंडिकेटर्स क्या हैं कि जो मेनली इन्फ्लुएंस करे सेल प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, करेंसी जिसकी कंपैरेटिव फोर्सेज और रेगुलेशन डिटरमिन करे सेल प्राइस को, और जिसमें लेबर मटेरियल अदर कॉस्ट जो है वो आप पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ना पता लगे तो फंड्स कहाँ से जनरेट किए और रिसीट्स किस करेंसी में रखी है, किस करेंसी में जनरेट करना, किस करेंसी में रखना, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब वो सवाल के अंदर कहता है कि कौन सी चीज़ की डिफरेंस बता रही है दोनों करेंसीज में। फंक्शनल करेंसी इज चोजन बाय मैनेजमेंट ये तो था ही नहीं, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। वेयर एज प्रेजेंटेशन करेंसी इज डिटरमिन्ड बाय, हाँ ये पार है, सुभान अल्लाह। जिसने पढ़ा होगा उसको ये पता होगा, जिसने चॉइस में छोड़ा होगा इस डेफिनेशन को उसकी जाने भला फंक्शनल क्या है, फॉरेन क्या है, 2-4 सवाल करके उसने बस रट्टा छट्टा लगा के काम चलाया हुआ, तो वो तो ये भी कह सकता है उसके सामने ये भी होता है। खैर, फंक्शनल करेंसी इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सही कह रहे हैं। वाइल प्रेजेंटेशन करेंसी यूज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही लग रहा है ये, इससे अच्छा कोई ना हो जाए इसलिए पहले बाकी देख लें। करेंसी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सेपरेट वाली कहलाती है, सुभान अल्लाह, हद हो गई यार। Functional currency is used for publishing financial statements, whereas presentation is used for recording day to day. अब बात इसने ज़रा खोल के बयान की, लेकिन उलट फंक्शनल करेंसी होती है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को, और प्रेजेंटेशन करेंसी होती है जिसमें पब्लिश की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बहरहाल ये सारे ही गलत थे, केड़ा सही है, बी। चलो उलट चल रहे हैं हम, कोई नहीं रह गए, फटाफट मुकाओ इन्होंने। फिर IS-12 का सवाल करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि IS-12 आप लोगों ने पहले फरमाइश कर दी थी। IS-12 का सवाल करते हुए घंटा सवा घंटा लग सकता है हमें, ठीक है, लेकिन अच्छा है, कंप्रीहेंसिव सवाल है, प्लस उसके अंदर आपकी लीज भी थोड़ी सी रिवाइज होगी, आपका IFRS 9 भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और आपका IS-12 तो रिवाइज होगा ही, ठीक है। साथ में IFRS 15 रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, टच हुआ हुआ वो भी। अच्छा सवाल था, ज़बरदस्त सवाल था, लेकिन पूरा सिलेबस अब आपका हो गया है ना, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो मुश्किल था, अच्छा था। आप यूँ क्या करते, माशाल्लाह आप लोग यूँ क्या करते हैं, अच्छा सवाल था, मुश्किल तो आपके लिए क्या, अल्लाह ने चाहा तो कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा सवाल होगा या नॉर्मल सवाल होगा, है जी। पढ़ो, हाउ इंटरकंपनी बैलेंसेस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, दो चीजें, इंटरकंपनी बैलेंसेस आपस के रिसीवेबल पेएबल जिसको कहते थे, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आपस का प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड एसेट ट्रांसफर, दो चीज़ें देखो, ट्रेडिंग आपस की सेल परचेज और एसेट खरीदा बेचा, दोनों से रिसीवेबल पेएबल भी आ सकता है, और दोनों के ऊपर प्रॉफिट्स भी होते हैं, आपस के प्रॉफिट्स, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले रुक जाएं, अगर तो ये इंटर कंपनी हुए पेरेंट और सब्सिडरी के, तो गेन भी उल्टाना पड़ता है और एसेट्स को भी सही करना पड़ता है। एक तो रिसीवेबल पेएबल भी कैंसिल करना पड़ता है और गेन लॉस भी उल्टाते हैं, ऐसा ही है। और अगर ये एसोसिएट हो तो आपस का रिसीवेबल पेएबल कोई नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट्स को हिट करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स को हिट करते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रॉफिट्स आपके CRE में पड़े होते थे, याद है ना, CRE इस तरह से आता था, CRE जिसके अंदर PRE भी होता था, वो सच्ची याद आया। SRE, इस वाले सवाल को भी आपको करवाना तो नहीं है, लेकिन एक बार टिक तो करना है ना, उसके लिए एक छोटी सी बात मेरे जहन में, वो करके टिक करना है। बाकी सवाल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है जिसको कोई वैल्यू दे सकें, आप सारा कुछ ही आता था, जाग के बैठे। तो यहाँ पर अगर आपके पेरेंट ने चीज़ें बेची हैं और उसका प्रॉफिट उठाना है तो CRE डेबिट, और पड़ी होंगी चीज़ें एसोसिएट के पास, तो एसोसिएट के एसेट्स नहीं है तो फिर ARE को हिट करते थे, याद है, ARE को मतलब इन्वेस्टमेंट इन ए को आप हिट करते थे इस ट्रांजेक्शन से, ऐसा ही है। और अगर एसोसिएट ने चीज़ें बेची हैं तो एसोसिएट का प्रॉफिट भी यहीं पे पड़ा है, तो एसोसिएट का प्रॉफिट यहाँ पर रिवर्स होता था, लेकिन क्योंकि एसेट पड़ा होता था पेरेंट के पास, तो उसकी एडजस्टमेंट फिर जाकर हो जाया करती थी, ये डब्बा अगर हो तो SOFP के अंदर यहाँ पर माइनस करते थे इस डब्बे को, ठीक है, तो सही है। लेकिन आपस का रिसीवेबल पेएबल तो नहीं है ये, ठीक है।
ये तो प्रॉफिट्स ही रिवर्स हो रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं, या बैलेंस शीट में पड़ जाता है पेरेंट की, या सब एसोसिएट की बारी आए तो वो फिर इन्वेस्टमेंट को ही हिट करते हैं। इसका मतलब याद है आपको, आपस का रिसीवेबल पेएबल कैंसिल नहीं होता था, प्रॉफिट का रिवर्सल होता था और उस पे भी एसोसिएट वाला शेयर लगाते थे। हर एसोसिएट वाली ट्रांजैक्शन पे आपको याद हो तो हम पीस शेयर ऑफ एज पीस शेयर निकाला करते थे, याद आ रहा है? अब ये सारी बात सामने रखते हुए अब पढ़ें इसको। हाउ आर इंटर कंपनी बैलेंसेस नंबर 1 एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नंबर 2 फ्रॉम ट्रेडिंग एंड एसेट ट्रांसफर्स बिटवीन इन्वेस्टर एंड एन, यानी कि P to A या A to P की बात हो रही है, S नहीं है, ठीक है। टू बी डेल्ट विद अंडर इक्विटी मेथड। अब इक्विटी मेथड तो ये बता रहा था आपको, इक्विटी मेथड में ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ जाती थी बैलेंस शीट के अंदर, और इक्विटी मेथड के अंदर ए प्रॉफिट ये आ जाता था P&L के लिए, एक एक लाइन आइटम, ठीक है। शेयर फ्रॉम एसोसिएट, ए इज प्रॉफिट, ठीक है। हम वर्किंग 5.1 करते थे और ये वर्किंग नंबर 7 होती थी। ये हमारा यहाँ से बैलेंस प्रॉफिट अगर तो चला जाता था फेस पे P&L के, और ये बैलेंस शीट के फेस में जाता था। यही तो इक्विटी मेथड था। अब इक्विटी मेथड में कह रहा है कि कैसे डील करना है इंटर कंपनी बैलेंसेस को और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स को। तो पहली बात, इंटर कंपनी बैलेंसेस है ही नहीं, इंटर कंपनी है ही नहीं, आपस के रिसीवेबल पेएबल है ही नहीं। हाँ, प्रॉफिट को रिवर्स करते थे। अब ऑप्शन कहता है इन्वेस्टर्स पेरेंट का शेयर ऑफ इंटर कंपनी बैलेंस है, आपस के रिसीवेबल पेएबल का बैलेंस, आपस के रिसीवेबल पेएबल की परसेंटेज, ये तो कभी ना सुना था। एज वेल एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आर नॉट एलिमिनेटेड। भाई पहली बात तो ये है कि ये बात ही गलत कर रहा है, ठीक है। आगे चलो, इंटर कंपनी बैलेंसेस आर एलिमिनेटेड इन फुल, शेयर नहीं, पूरा ही फुल, नहीं। आगे क्या जाना, वाइल ओनली इन्वेस्टर शेयर ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आधी बात सही है लेकिन पूरी बात तो सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर उसने अखीर ही कर दी, कहता है कि इंटर कंपनी बैलेंस का शेयर निकाल लो पेरेंट का, उसको एलिमिनेट करो और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ना करो, ये गलत हो गया। आगे कहता है इंटर कंपनी बैलेंस पूरा एलिमिनेट कर दो, यार होता ही नहीं है। आगे क्या जाना, अगली बात वैसे सही थी, इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ इंटर कंपनी बैलेंस आर, फिर वही बात, वाइल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स आर एलिमिनेटेड, नहीं यार। फिर यही बचा है तो पढ़ लेते हैं। कहता है इंटर कंपनी बैलेंस आर नॉट एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही कह रहा है। वाइल ओनली इन्वेस्टर्स पीज शेयर, परसेंटेज लगाते थे, ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड। चाहे वो P to A है चाहे A to P है, ये रिवर्स होता था सिर्फ। तो ये सही है, ये डी। देख लो, कंसोलिडेशन रिवाइज हो रही है जी। नहीं समझ आई? क्या बात की आप आपस में आपने, मुझे भी बताएं। फिर पॉइंट नंबर 3 देखें, वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कुछ पता लग जाता था उसकी फेयर वैल्यू लेकर, और फिर हम यहां पर डालते थे इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर, और NCI वगैरह भी यहां पर डाल दिया, और फिर हमारे पास आ जाती थी बैलेंसिंग फिगर गुडविल की। ऐसा ही है? अब बोलो। अब वो कहता है अ कंपनी जो कि पेरेंट है उसने एक्वायर की एक सब्सिडरी को ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। सब्सिडरी हैज एन इंटरनल रिसर्च प्रोडक्ट दैट हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट बाय सब्सिडरी। हाँ, नहीं क्राइटेरिया मीट करता तो उन्होंने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा, बट हैज अ रिलायबली मेजर्ड फेयर वैल्यू। तो हम जब खरीदने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपको याद होगा, हम इस तरह से थोड़ा सा इसको साइड पे करें, हमारी बैलेंस शीट की जगह के ऊपर ये आ गया, ठीक है। हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती थी, जिसके अंदर हम यूं करके लिखा करते थे, इंटेंजिबल लिख दो, R&D लिख दो, ठीक है। वो P+S पहले से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसकी बात मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की R&D जो है, R&D इसकी फेयर वैल्यू है 5 रुपये, तो हम एंट्री पास किया करते थे इंटेंजिबल डेबिट और वर्किंग 1 सरप्लस क्रेडिट, ऐसे ही है। अच्छा, आगे कहते हैं सब्सिडरी ऑल्सो हैज़ अ कस्टमर लिस्ट, पेरेंट के पास उसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही, तो अगर वैल्यू जिस चीज़ की नहीं निकल पाती थी कोई मसला नहीं, वो फिर गुडविल के अंदर आ जाती थी, क्योंकि एक चीज़ है कस्टमर लिस्ट, अगर उसकी वैल्यू निकाल सकते तो उसकी भी एंट्री करते, कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल में डेबिट करते और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट करते।
बट ये नहीं कर पा रहे क्योंकि वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हम, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मसलन ये टोटल आया जनाब 30, हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी अपना 35 की, NCI 7 है, तो बाकी कितना बचता है गुडविल का बताओ 12। अब इस 12 के अंदर उस बिजनेस के नाम के पैसे भी होंगे और उस कस्टमर लिस्ट का भी बैलेंस इसी में पड़ गया, क्योंकि पैसे तो आपने ये दिए हैं ना 35, इसके अंदर आपने सारी बिजनेस की वैल्यू लगाई होगी। तो ये असल में बात है। अब वो कह रहा है जरा बताना इसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ पेरेंट्स शुड ट्रीट दीज इंटेंजिबल्स ऑफ सब्सिडरी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हमने कई बार किया, ठीक है, बस ये एक पॉइंट था थोड़ा सा, लेकिन ये थ्योरेटिकली बात डिस्कस हुई थी हल्की फुल्की। तो वो कहता है दे शुड बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ गुडविल। दे क्यों दोनों कैसे, दोनों तो नहीं हो सकते। जब एक की फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है, रिलायबली मेजरेबल है, तो उसको उसकी सेपरेटली उसको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, यही करते आए थे, ठीक है। ये तो गलत है। रिसर्च शुड बी कैपिटलाइज एज सेपरेट एसेट, ठीक है, मुनासिब है, ये बात तो सही कर रहा है। एंड वाइल कस्टमर लिस्ट शुड बी इंक्लूडेड एज, हाँ यही एक बनता है, लेकिन अगले भी पढ़ लो, आगे क्या चवले मारी। रिसर्च शुड बी पार्ट ऑफ गुडविल, कस्टमर लिस्ट हाथ हो गई ये तो इतना दूर से नजर आ रहा है, कैसे रिकॉर्ड करें सेपरेट। दे शुड बी कैपिटलाइज, दोनों अलग भी नहीं हो सकते, दोनों गुडविल में भी जा सकते। एक गुडविल में जा सकता है, लेकिन वो भी कौन सा, जिसकी रिलायबली मेजरेबल है, और वो कौन सा है, वो है रिसर्च, ठीक है। तो फिर बी पार्ट ही सही है, देख लें इसको, समझ आता है। चलें आगे, नेक्स्ट फॉलोइंग। अच्छा अब देखो इनके लिए जाना ही नहीं पड़ रहा हमें कोई रिवीजन करने, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी जगह में और बढ़ाता ये कहानी डालते हुए, ठीक है। और यहाँ पर इसे अज्यूम करता है एक और भी, ऐसे जैसे 3, तो वहाँ पे 3 डेबिट, यहाँ 3 क्रेडिट, गुडविल में एक भी ना आता, दोनों सेपरेटली रिकॉर्ड होते, ठीक है। ओके, फॉलोइंग आइटम्स आर, अरे IAS 10 आ गया आपका IAS 10, लेकिन साथ में लाया आपके कालू मदारी आया, साथ अपना काला भालू लाया। बच्चों के साथ बैठो ना तो ऐसी सारी छोटे बच्चों के साथ बैठो, सारी बातें याद, सारी क्या रीम्स याद हो जाती हैं आपको। जी चले ठीक है, IAS 10 भी जो है वो आपका रिवाइज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका FAR 1 भी थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है, क्योंकि पूरे FAR 2 में शायद आपके साथ थोड़ी सी बात कभी हो गई हो तो हो गई हो, वरना ये क्यूमुलेटिव का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं कहीं होता हुआ नजर आया होगा आपको प्रेफरेंस में, लेकिन आप FAR 1 में अच्छे से पढ़ के आते हैं, कोई नहीं निकल जाएं, वरना अगली बार बच्चे FAR 2 में भी पढ़ेंगे इसको, क्योंकि EPS आगे आ रहा है। अब प्रेफरेंस शेयर जो है ये 2 तरह के होते हैं बेटा, मैं ज़रा रिवाइज करता हूँ आपके साथ FAR 1, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स याद भी हैं, फिर भी सुन लो, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। अच्छा, अब जो रिडीमेबल होते हैं ना, ये तो जस्ट लाइक लोन होते हैं, ठीक है, ये लोन ही है, तो इनकी ये नज़र आते हैं आपके लाइबिलिटीज़ में, और इनका इंटरेस्ट जाता है फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है, ओके। इसलिए इसकी कहानी तो साइड पे कर दो, इसके बारे में कोई ऑप्शन नहीं होता रिडीमेबल, ये क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव वाला, ये हर साल जस्ट लाइक लोन इसका इंटरेस्ट पे करना ही होता है। वो कह भी दे कोई बंदा क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव है, तो कहने से फर्क नहीं पड़ता, ना भी कहें तो वो क्यूमुलेटिव क्या है, लाजमी पेएबल होता है, ये लाइबिलिटी होती है। तो लड़ाई कहाँ पड़ती है, इरिडीमेबल के अंदर। इरिडीमेबल में प्रेफरेंस तो मिलती है, लेकिन ये 2 तरह के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? हर सूरत देना नहीं है, हर सूरत इकट्ठा होते रहना है, वो अनाउंस हो या ना हो। EPSC कैलकुलेशन में आप लेते थे भाई, EPSC कैलकुलेशन में बहुत कुछ ऐसा करते थे आप जो होता ही नहीं था। जैसे EPSC कैलकुलेशन करते हुए आप कहते थे बोनस शेयर्स अगर 1 जुलाई को भी आए हैं तो नहीं भाई नहीं, 6 महीने नहीं, पूरा साल है, बल्कि पिछले साल भी हैं, राइट इशू है, बोनस है, स्प्लिट है, कंसोलिडेशन है। फिर और तो और डायलूटेड EPS की बारी आती थी तो आप कहते थे जो कन्वर्टेबल हैं, अभी कन्वर्ट नहीं हुए, वो भी अज्यूम करो कन्वर्ट हो गए। तो EPS में तो आप बहुत कुछ ऐसा करते थे। ऐसे ही EPS में आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड लेना होता, वो पैट लेना होता है। तो अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हों तो ये
प्रेफर्ड डिविडेंड लेते हैं, यानी ऑर्डिनरी से पहले इनको भी डिविडेंड देना होता है, तो आप कहते थे ईपीएस में इसको पैड में से माइनस करके फिर ईपीएस निकालो। अब वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता था जिससे शायद FR2 वाला बच्चा कंफ्यूज हो भी गया हो कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था, अनाउंस हो या ना हो ईपीएस की कैलकुलेशन में लेना है। बात ये है, अनाउंस हो या ना हो ईपीएस की कैलकुलेशन में इसको लेना है। लेकिन आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पक्का कर ही लें, अब आप आगे जा ही रहे हैं तो जिंदगी में कभी फिर काम ही आ जाता है आपको। तो अनाउंस हो या ना हो ईपीएस निकालते हुए पैट में से माइनस करना है। भाई ये तो ईपीएस के लिए है, ठीक है। अब अगली बारी आती है, और नॉन क्यूमुलेटिव वो तो सिर्फ अनाउंस हो तब। अब इसकी साइंस क्या होती है? इसकी साइंस ये होती है, जो क्यूमुलेटिव डिविडेंड है उसका मतलब ये है अगर इस साल प्रॉफिट्स नहीं थे, हमने अनाउंस नहीं किया, तो अनाउंसमेंट से लायबिलिटी है, जनरल एंट्री नहीं करनी। आपका अगर डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट नहीं कर सकते। वो तो आपने अभी पढ़ा ही IAS 10 में, आपका कैश डिविडेंड इस साल का अगले साल में अनाउंस होता तो आप कहते हैं जी एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट के साथ डिविडेंड की लायबिलिटी आती है। तो अनाउंस नहीं हुआ, एंट्री नहीं है। लेकिन इसकी साइंस क्या होती है? इस साल अनाउंस नहीं हुआ, अगले साल पे चला गया, अब क्यूमुलेट हो चुका है, 10% ये वाला देना था। अगले साल फिर अनाउंस नहीं हुआ, तीसरे साल में पहुंच गए, तो 2 साल का क्यूमुलेट हो चुका है। तीसरे साल में प्रॉफिट्स आ गए, अब आप चाहो तीनों का इकट्ठा दो, चाहो उनमें से 2 दो, चाहो 1 दे दो, लेकिन जो गुजर गए हैं साल वो बोझ बन चुके हैं। पर जिस वक्त अनाउंस करोगे एंट्री उसी साल ही होनी है, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट के साथ लायबिलिटी बुक होगी, क्योंकि अनाउंसमेंट है। डिविडेंड की लायबिलिटी किसके साथ राइज होनी है? अनाउंसमेंट के साथ, ठीक है। तो अगली बात मैं लिख रहा हूं, ईपीएस वाली बात खत्म, और यहां पे क्या कर रहे हैं, लेकिन, और लेकिन पे लिख ला है, लेकिन जर्नल एंट्री सिर्फ तब होगी जब अनाउंस होगा। क्या मतलब? जर्नल एंट्री का मतलब क्या? कौन सी जर्नल एंट्री? कौन सी जर्नल एंट्री? कौन सी जर्नल एंट्री? कौन सी जर्नल एंट्री? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट प्रेफरेंस डिविडेंड कर लो। डिविडेंड तो डिविडेंड है, असली हो या नकली। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, और फिर पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट 5-6 दिन में सुने आप तो पे कर देना होता है। खैर आप लोगों ने लॉ पढ़ा होगा, मैं भी लॉ का उस्ताद थोड़ा ही, ठीक है। अच्छा जी, चले। अब नॉन क्यूमुलेटिव का क्या है? उसमें तो ईपीएस में भी नहीं लेते थे, और यहां पर तो बात ही खत्म होगी। अब अगली बात, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो कहता है फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, मतलब अंग्रेजी के अंदर इसका मतलब आसान अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिकॉर्डेड। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डेड। फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से जी? डिविडेंड्स दैट वर प्रोपोज्ड और डिक्लेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑथोराइज्ड फॉर। चूंकि प्रोपोज आफ्टर द ईयर एंड हुए हैं, डिक्लेयर आफ्टर ईयर एंड है, तो डिविडेंड की तो लायबिलिटी किसके साथ होनी है? अनाउंसमेंट के साथ, ठीक है। तो अनाउंस हुआ तो लायबिलिटी है, तो रिकॉर्ड होना है, ठीक है। लेकिन अनाउंस कब हुआ है? आफ्टर ईयर एंड। तो यही तो वो फाइनल डिविडेंड होता था जिसको सिर्फ मस्ट डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर होना है, पर एडजस्टिंग एंट्री नहीं कहते थे इसको, इसकी डबल एंट्री नहीं करनी, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ओके। तो फिर ये तो नहीं होना, मतलब कहते हैं प्रपोज हुआ आफ्टर ईयर एंड, लेकिन बिफोर फाइनेंशियल ऑथराइज फॉर इशू। वो इशू करते हुए तो ऑथराइज करते हुए ही फॉर इशुएंस ही तो वो डिक्लेरेशन देते हैं जिसका डिस्क्लोजर लाजमी है। आगे उसने लिखा एनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर दैट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड। भाई डिक्लेयर नहीं हुआ तो पे नहीं हुआ, तो जर्नल एंट्री तो इसकी भी नहीं होनी, ठीक है। डिस्क्लोजर इसका भी दे देते होते हैं, ठीक है, कि हमने क्यूमुलेटिव डिविडेंड जब वो पे नहीं किया, इसका भी डिस्क्लोजर दे दें, ठीक है, ओके। लेकिन दोनों की एंट्री नहीं होनी, बोथ आइटम्स की एंट्री नहीं होनी, ठीक है। अब बच्चे हो सकता है इससे धोखा खा गए, ठीक है,
इससे क्योंकि हाँ ये भी समझ सकते हैं बच्चे के यार हो सकता है उसने डिस्क्लोजर की बात की हो, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, भाई क्लियर कह रहा है वो कौन सी चीजें रिकॉर्ड नहीं होनी, रिकॉर्ड होना इज समथिंग एल्स, डिस्क्लोज होना, रिकॉर्ड होने का मतलब डबल एंट्री होना। तो क्या हम अपने फाइनल डिविडेंड को जो प्रपोज करके भेजते थे उसको उस साल में एडजस्टिंग इवेंट कहते थे ना, उसका डिस्क्लोजर मस्ट था लेकिन वो एडजस्टिंग नहीं था क्योंकि डिविडेंड की लायबिलिटी अनाउंसमेंट के साथ आती है। कोई मसला है तो पूछ लो। चलें आगे। Which of the following items should be disclosed in notes to the एक मिनट following items are not recorded in following, अच्छा दोनों रिकॉर्ड नहीं होते, कहते हैं which of the above items should be disclosed, तो दोनों ही डिस्क्लोज होंगे। चलो चलो मेरा जवाब सही है, जवाब दुरुस्त हुआ। अच्छा मैंने वैसे इतनी लंबी बात कर दी, उसने खुद ही बताया हुआ था ये सारा कुछ, लेकिन चलो अच्छा है कॉन्सेप्ट आ गया, कभी काम ही आ जाता है जिंदगी में, ठीक है। तो रिकॉर्ड तो दोनों ही नहीं होते, शुक्र है भाई रिकॉर्ड दोनों नहीं होते, मैं तो ये समझा रहा था कि रिकॉर्ड नहीं होते, तो रिकॉर्ड तो दोनों नहीं होते, लेकिन साथ ही मैंने बोला डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड का भी डिस्क्लोजर इसलिए देते हैं ताकि अगली बार जब डबल माइनस हो तो अगलों को पता हो कि यार पिछली बार भी था पर दिया नहीं था, ठीक है। जाग रहे हैं ना सारे, ओके, हिम्मत करें थोड़ी सी, बस जा रहे हैं IAS 12 के सवाल की तरफ। एक MCQ रह गया, इतना टाइम ले गए ना MCQ, और फिर एथिक्स आ गया। अब एथिक्स इस बार सवाल आ जाना है 2, 4, 6 नंबर का, छोटे छोटे MCQs पूछ लिए थे, क्या पता 6-8 नंबर का सवाल पूछ ले, ठीक है। आप प्रोफेशनल तो इसलिए वो 3 सफ़े पढ़ लेना, वो यूज हो जाने, बद्दुआ समझ लो दुआ में कन्वर्ट कर लो, पढ़ लो हैं। A professional accountant discovers that his employer is engaging in tax evasion. ओए होए होए, सेठ साहब टैक्स चोरी कर रहे हैं। What should be his first course? Resign. ये तो जब हमारे साथ मसला बनता था तो एंड पे रिजाइन था, याद है, सेफ गार्ड्स आपको याद कराए थे, बोला आपको कहाँ याद होना है। एथिक्स भी कोई चीज़ थी, सीडिया का नाम था, 6-8 नंबर का सवाल मुझे लग रहा है सब आ जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, तो एक ये चीज़ जो है निगलेक्टेड है पूरे FAR 2 में, बाकी तो आप रिविजन्स में भी चीज़ें लेते रहे। तो एथिक्स बेचारों को, एथिक्स का कितना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसे ही निगलेक्ट होते हैं एथिक्स हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे आप लोगों के सिलेबस में निगलेक्ट हुए पड़े। तो मैंने एक सवाल अभी करना है आपके साथ जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, टाइप 2, टाइप 3 का तो कोई सवाल अभी आया ही नहीं, वो टाइप 3 भी बल्कि हमने बीच में कवर की थी, जैसे अभी मैंने कल परसों एक सवाल कराया था, कल ही कराया था आई थिंक, पास पेपर 12 IFRS 15 का, जिसके अंदर वो उसने कोई ऐसी 2-4 माशाल्लाह शगुफे छोड़े थे जो कि स्टैंडर्ड को सही से पढ़े हुए बंदे के तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो हमने कहा था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लैक कर रहा है एंड ड्यू केयर। तो वो तीसरी टाइप का सवाल जो है वो एथिक्स के चैप्टर में नहीं मिलता, ऐसे ही 1-2 जगहों पे और आपको वो नजर आया था जिसके अंदर हम ये ज़बरदस्ती लिख देते थे। बल्कि एक सवाल मैंने लिखवाया भी था प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जिसमें उसने कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है आधी से ज़्यादा जो है वो इस तरह से, तो इस सारे को यूं कर लें वगैरह वगैरह। सवाल है, आपको क्या पता, भूल गए आप। तो खैर 2 तरह के मेनली सवाल आते हैं, एक वही जो हमने ज़्यादा भी आए, जो ये ज़्यादा टेस्ट होते हैं कि बॉस एम्प्लॉई को कहता है ये इस तरह से कर लो, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ना करो, रीवैल्यूएशन को आगे पीछे कर दो, क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, 2 बातें थी, याद करो, क्या कह रहा है, इससे पता चलता है कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच कर रहा है, क्यों कह रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर फिर हम कहते थे अच्छा तो फिर वो कौन से, पहली बात कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच कर रहा है, फिर दूसरी बात कहते थे कि एम्प्लॉय कौन सा थ्रेट फेस कर रहा है, और फिर तीसरी चीज़ होती थी सेफ गार्ड। तो जो सेफ गार्ड थे मैंने एक सवाल में से आपको कहे थे ये 5-6 पॉइंट्स याद कर लो, जिसमें शुड रिजाइन सिर्फ सबसे एंड पे था। तरतीब ये होती थी कोई मसला आ गया है, क्यों ना देख लें जाके, है तरतीब वैसे ही होती थी, पहले सुन लो, कोई मसला आ गया है तो पहले हम कहते थे कि जी आप अपने सीनियर्स से मशवरा करो, गल नहीं बन रही तो ऑडिट कमेटी वगैरह को बताओ, वहाँ से भी बात नहीं चल रही तो फिर अपने इसके पास जाओ, इंस्टीट्यूट के पास जाओ, ठीक है, कोई SCCP वगैरह के पास जाओ, नहीं गल बन रही तो फिर लीगल काउंसिल को जाओ और फिर सोचो कि रिज़ाइन कर लें। लेकिन एक चीज़ मैंने एडिशनल कही थी, डॉक्यूमेंटेशन, जिन्होंने 3 सफ़े पढ़े हैं ना, वो तीसरे सफ़े के एंड पे डॉक्यूमेंटेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये भी एक आपके सेफ गार्ड्स के अंदर ही लिखने वाली चीज़ है कि आपको ये सारी बातें लिख लेनी चाहिए कि मैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बंदे के पास गया था, मैंने ये बात की थी, उसने ये कहा, फिर मैं इधर गया, फिर ये हुआ, फिर इधर गया, बाद में बंदे को भूल जाता है, साल 1.5 साल 2 साल बाद केस खुल गया तो आपको पता तो हो गया किस वक्त किसके साथ क्या बात हुई थी। मुझे तो कल वाली बात नहीं याद रहती, मैं तो डॉक्यूमेंट लाजमी करूँगा ऐसा मसला है, हालांकि मैं करता नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है ऐसे मसले नहीं है, कभी होगा तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको लिख लूँ,
कल कल को पता होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो इसको भी जाकर ज़रा ऐसे ही चाती मार के आते हैं। अभी अभी एथिक्स में हम गए ही थे, ठीक है। तो ये जो एथिक्स में आपको मैंने 3 सफ़े कहे हैं ना, इनके अंदर मैं कह रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जनरल रिक्वायरमेंट्स नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है वैसे उसको भी, ठीक है। ये रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी और के काम पे रिलाय करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऑडिटर साहब ध्यान में रखो। जैसे हम रीवैल्यूएशन को सिर्फ रिपोर्ट पकड़ते हैं रीवैल्यूएटर की, उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। अब ऑडिट पर जब आप जाओगे ना ज़िंदगी में कैफ के बाद, तो आपको बताया जाएगा कि भाई रीवैल्यूअर कौन है, ज़रा देखो उसका आगा पीछा, ठीक है। जाकर स्टेट बैंक की वेबसाइट पे देखो ये लिस्टेड है या नहीं है। कुछ चीज़ें हैं ऑडिट में, आप प्रोसीजर्स पढ़ते होगे, तो रिलाइंग ऑन वर्क ऑफ अदर्स के ऊपर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर ऐसे ही जो मिसलीडिंग है उसको एड्रेस करना है, कंसल्ट करना है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन है ये। अब मैंने आपको एक पास पेपर सबसे आई थिंक अच्छा मुझे 5 लगा था, जिसके मैंने कहा था कि आप याद कर लो, वो कौन सा था, ये यहाँ से मैंने बताए थे। तो इसके अंदर आप 1.6वां ऐड कर लेना, क्या जी, डॉक्यूमेंटेशन कर लें, जब वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या करो जी, कि पहली बात तो कहे यार नहीं मैं इस इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, फिर डायरेक्टर्स को बताए, वो खुद डायरेक्टर ही है, फिर कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर देखे और इंटरनली ऑडिट कमेटी वगैरह को बताया, नहीं गल बन रही आई कैप में जाए, और अगर वहाँ से भी बात नहीं चले तो लीगल काउंसिल से मशवरा करे और फिर रिज़ाइन करने का सोचे, और इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर ले, ठीक है। ओके, अब ये वैसी तरह मैंने ज़रा एथिक्स रिवाइज कराया। बात तो ये थी कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जिसको पता लगा है कि सेठ साहब टैक्स चोरी में मुलविस हैं, तो क्या करे भाई, रिज़ाइन तो एंड पे आता है, रिपोर्ट करें मैटर को टैक्स अथॉरिटीज़ में, नहीं, बाहर अभी बात ना लेके जाएं, पहले कोशिश करें अंदर खाते ये मामला हल हो जाए, ठीक है। डिस्कस द इशू इंटरनली विद मैनेजमेंट और लीगल एडवाइज़र, ये ठीक लग रहा है। कहता है वो सफाई गायब कर दो, डिस्पोज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू अवॉइड लीगल रेपरकशंस। क्या करना है, सफा गायब करना है, सबूत ही मिटा दें, आग लगा दें हैं, ये जो कुछ अरसे बाद रिकॉर्ड्स जल जाते हैं, ये करते हैं हम भी, ऐसा नहीं करना। तो आप जो है वो डिस्कस कर लें मटेरियल, ये इसको इंटरनली, इसके ज़रा सोल्यूशन को तो ओपन करके देख लें, करते जा रहे हैं हम, देखा ही नहीं हमने। तो सी डिस्कस, अच्छा बोथ 1 and 2 रिसर्च शुड बी कैपिटलाइज, ये सारे नॉट एलिमिनेटेड, फंक्शनल करेंसी, ठीक है, सारे हो गए जी। चलो जी, अब बहुत बोल लिया मैंने, करना तो ये सवाल भी मैंने इसके बाद था, ठीक है, कि पहले आगे 37 वाला सवाल करेंगे, फिर कैल्विन क्लीन लिमिटेड की तरफ आएंगे, लेकिन अब मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अब सवाल शुरू करते हैं IAS 12 का, उसके बाद ये वाला सवाल तो जस्ट गपशप ही लगानी है, आपके साथ एंड पे लगा के छुट्टी दे दूंगा। फिर होगा क्या, एक बात सिर्फ आपको बताता चलूं, इस सवाल के अंदर मैंने आपको जिस दिन ये होमवर्क में दिया था सिर्फ इस लाइन को हाईलाइट किया था, वो मेरा प्रेजेंटेशन वाला दोस्त नहीं आया जिसने वो सवाल भी किया था, मुझे आज भी इसकी शक्ल याद है। ये सवाल उसने किया था कि 45% शेयर होल्डिंग है, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट विद बैंक है जिसमें 15% भी वोट हमारे साथ मिल गए हैं, तो इफेक्टिवली अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि ये बैंक वाले पैसे भी अब आपके ही हैं तो आप अपने ही एसेट्स बना लोगे, नहीं। हमने सिर्फ इसको सामने रखते हुए कंसोलिडेशन कर देनी है, क्योंकि हमने ये कहना है कंट्रोल हमारा आ गया। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता था, P+S करते जाओ, क्यों, क्योंकि आपका पूरे एसेट्स पे कंट्रोल है। लेकिन उसके बाद जब NCI की बारी आए तो आपने NCI में ये नहीं करना कि आप अपना ये 50 और 60, आपने जनाब 60% अपना शेयर बना लिया है और बाकी 60 आपका नहीं हुआ, आपका अभी भी 45 ही है, ठीक है। तो ये जो आपकी एडजस्टमेंट अकाउंट है, जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ, ठीक है, सारा काम करने के बाद आपने बैलेंस शीट के अंदर क्या करना है, ये सवाल वैसे आपने किया हुआ है, लेकिन शायद इस पॉइंट में आपको मसला आया हो, क्योंकि ये पॉइंट किसी और सवाल में था नहीं, मैं इसलिए इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपने क्या किया जी, PPE में आपने कहा जी P+S, 100% P, 100% S, ऐसे ही आपके बाकी सारे P+S होते गए। शेयर कैपिटल तो आता ही सिर्फ P का था, शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स में CRE, ठीक है जी, CRE, और फिर NCI आता था। ये NCI क्या होना चाहिए, देखो भाई, यहाँ पर जब आपने लेट से इन एसेट्स का, लेट से ये 300 रुपये के एसेट्स आए, तो आपने जब NCI को शेयर देना है, प्रोपोर्शनेट शेयर लेट से देना है, पता नहीं सवाल में क्या था, प्रोपोर्शनेट शेयर भी देना हो तो 300 × 55% करना।
ये सब एनसीआई है, बैंक भी आपका एनसीआई ही है एक तरह से, वो तो आपसे एग्रीमेंट करके शामिल ज़रूर हो गया है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के पैसों को अपना बना लेंगे। आपने पेएबल इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 55% का ही रखना है, ये बस इसमें पॉइंट था। बाकी सवाल के अंदर कोई जान नहीं थी, तो इसको अब मेहरबानी ये करना कि आप आज कर लेना प्लीज़, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो पूछ लेना। वैसे इससे बहुत मुश्किल सवाल हमने किए थे, इस सवाल में कोई जान थी नहीं क्योंकि कोई चीज़ नई नहीं निकली थी, हमने इतने सवाल कर डाले थे, लेकिन ये एक चीज़ नई थी। इसका थ्योरेटिकली इसको पढ़ा हुआ था, लेकिन न्यूमेरिकली इसके असरात में बच्चा एक गलती पर्चे में ये कर सकता है कि जब उसने ये पढ़ा हुआ अज्यूम करके कंट्रोल 60% समझते हुए कंसोलिडेट तो कर दिया, फिर बच्चा गलती से कहीं एनसीआई को 40% कर गया हो। ये एक गलती बच्चे से हो सकती थी, आपने अब ये नहीं करनी, ठीक है। तो आपने सवाल को कर लेना, करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं चेक करूँगा, पहले वाले चेक नहीं किए, मैं उस दिन चेक करूँगा जिस दिन तुम काम नहीं करोगे, और कल तो आखिरी दिन लग रहा है मुझे, इसलिए कल तो लाजमी चेक करूँगा। जाते जाते होमवर्क तो चेक कर लूँ, ज़िंदगी में एक बार है। चलो अच्छा जी, तो अब हम केल्विन क्लीन कर लेते हैं, फिर जाते हुए 7 कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास क्या रह जाएगा काम, ये IS 41 का सवाल, IS 41 इसमें रिवाइज होगा। फिर ये IFRS 16 का, इससे पहले शायद एक और सवाल मैं एडिशनल करवाऊँ। उसके बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट का आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा जाहिर सी बात है, हम फॉर्मेट्स को सामने रख के एक बार हल्की सी रिवीजन मारेंगे, ये सवाल भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद ये तो ज़बानी बनाना था, ठीक है। IS 38 का सवाल है पहला, तो ये सारे सवाल कल इंशाल्लाह करने हैं, प्लस जो छोटी मोटी चीज़ें मेरे जहन में हैं और जो सामने आ गई वो तो कर ही लेंगे, फिर भी कोई रह जाती हैं तो कल आपको रुखसत कर दूंगा दुआओं के साथ, और फिर अगले वीक में ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑनलाइन आप लोगों को लेक्चर दे दूंगा। बट जाहिर सी बात है, मैं कैमरे को नहीं पढ़ा सकता, वो बड़ा जल्दी कर लेता है सारे काम, तो बस हेल्प चाहिए होगी मुझे ये लाहौर वाले बच्चों की, या जो यहाँ पर रह कर पढ़ रहे होंगे लाइब्रेरी में, तो उनसे मैं एक आधा दिन बोरो कर लूँगा और लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँगा, ताकि आप लोग जल्द अज जल्द पढ़ाई शुरू करें। आज जिनका साथ CMA चल रहा है, अब मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, उनके लिए भी मैंने वैसे यकम से अवेलेबल कर ही देने लेक्चर। तो जिन बच्चों ने घरों को जाना है, जाएं, बैठें, सेट हों, पढ़ें। 2-3 दिन तो टेम्पो बनने में लगते हैं, तो बस मेरी इस वक्त कोशिश ये है कि आप लोग पढ़ाई शुरू करें किसी भी तरह से, खाम में आप लटके ना रहें, बस ये इस वक्त कोशिश है। तो उसमें फिर ये है कि आपको रिवीजन लेक्चर्स उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CMA के क्लास तो FAR 2 की चल रही है बहरहाल, तो वो भी आपने लेने ज़रूर है। अब वो हिम्मत कर लें तो घर ले लें, अगर लगता है कि नहीं ले सकेंगे तो फिर 2-3 दिन रुक जाइएगा और वो लेकर ही जाइएगा, ठीक है। आउट स्टेशन वाले कौन कौन है वैसे, हैं ही 2 4 5, ठीक है। चले ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ रोज़ मशवरा करना, आ जाते थे, हाथ खड़ा कर दें तुम बाद से। चले जी, आ जाए फिर। IS 12 CMA का कुछ, CMA के आउट स्टेशन वाले, जो CMA के आउट स्टेशन वाले वो FAR 2 के लोकल हैं। अच्छा चले, ये भी शायद हो सकता है। चले 7वां आप बाद में करते हैं, मैं बहुत बोल बोल के थक गया हूँ। तो अभी हम टेक्स्ट वाला सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़रा न्यूमेरिकल करें। 2-3 दिन से ज़रा वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सर भी दर्द कर रहा है, इसलिए मेरा मैं उदास हुआ हूँ, ठीक है। तो अच्छा कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग भाई? अभी तो 43 की हुई है, अभी तो इसको 1:15 पे जाने क्योंकि अगला भी 1:15 पे जाना है मेरे ख्याल से। तो मतलब 5:30 जमात है ना, 5:15 नहीं हुई अभी इस मस्जिद में? क्या है ना देना, क्या है ना देना, 5:30 हो गई है। चलो ज़रा पॉज करो जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 IS 12 का स्टार्ट करने से पहले IS 12 में कुछ 2-3 उधार बाकी हैं, वो ज़रा पूरे कर लें। अच्छा सर दर्द मेरा हो रहा है, लेकिन फरमाइशें इनकी देखो। यार बड़ा पढ़ा करते थे आप किसी ज़माने में। भाई ज़रा असगर को भी बुला दें, ठीक है। अच्छा एक पेज पड़ा होगा यार, पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, अब
दो तीन बातें इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर लेनी चाहिए हमें पहले, जो हमसे रही हुई हैं, जो ऐसे ही आखिरी क्लास में हुआ करती हैं, क्योंकि उनकी ऐसी रेलेवेंस नहीं है। लेकिन देख लें, हर दफ़ा आखिरी क्लास के अंदर ये बातें होती हैं जब रिवीजन हो रही होती है, और फिर उसके बाद ये इधर से नहीं उठा के लाना था भाई, पॉज करो यार। अच्छा जी, आपके IAS 12 के अंदर पास पेपर के सोल्यूशन पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन आपने नहीं आना, फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है। आपकी रेकन्सिलिएशन एक बनी आपके सामने, जिसमें आप PBT लिया करते थे, उस पर टैक्स रेट लगाया, टैक्स आ गया, और कुछ फिर चीज़ें जो हैं वो आपकी रेकन्साइलिंग आइटम्स के तौर पे आती थी, और ये आपका ऐसे रेकन्साइल हो जाता था, आपके जो टैक्स एक्सपेंस है उसके साथ ये फिगर रेकन्साइल हो जाती थी। ठीक है, अच्छा, अब ये भी नहीं है, चलो खैर। अच्छा, अब अगर आपसे वो सवाल में रिक्वायर कर ले कि रेकन्सिलिएशन को बना दो परसेंटेज में, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब किया नहीं हो तो काम मुश्किल ही होता है। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल। आपने क्या करना है, ये जितनी भी चीज़ें आपको रेकन्सिलिएशन में नज़र आ रही हैं, सबसे पहली चीज़ है टैक्स ऑन अबव, ये इसका 30% ऐसे ही है, सही है। अब हर चीज़ जो है वो आपने एज अ परसेंटेज ऑफ PBT निकाल लेनी है, तो आपकी ये रेकन्सिलिएशन जो है ये परसेंटेज में तैयार हो जाएगी। कैसे? जैसे सबसे पहले आपने कहा जी 152.4 को डिवाइड कर दें 508 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, आंसर क्या आता है? और 30% कैसे आ गया? 30% ही होना था, क्योंकि ये क्या है, 30% ऑफ PBT। ऐसे ही हर चीज़ के बारे में करते जाएं। नेक्स्ट थिंग इज, इतना ही सिंपल काम है जितना नजर आ रहा है आपको, 3.6 डिवाइडेड बाय 508 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, साइन वही लगाना है, कितना? 0.7%, 0.7%। आगे बढ़ो, 7 आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 508 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.38%। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये भी नेगेटिव वाली फिगर है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं, मतलब 7 पे आपने आंसर रखा, लेकिन वहाँ पर रेकन्साइलिंग आइटम क्या नजर आ रहा है? ऐसे ही 1.5 डिवाइडेड बाय 508 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.29%। ठीक है, पॉजिटिव। अब इसको टोटल करिए, अब पता है ये क्या बता रही है रेकन्सिलिएशन? ये बता रही है कि सारे जहान ने तो 30% टैक्स पे किया हमारे मुल्क में, लेकिन हमने इफेक्टिवली कितने परसेंट टैक्स पे किया है? 28.21। क्योंकि हमने टैक्स कितना पे किया है? ये टैक्स एक्सपेंस है ना, टैक्स मतलब टैक्स एक्सपेंस कितना पड़ा है हमें, तो अगर इसको आप चेक करें तो ये कितने परसेंट बनता है? तो 508 का 28.21% ही बनता है। तो असल में रेकन्सिलिएशन को हमने परसेंटेज में निकाल कर ये बताया कि टैक्स रेट तो हमारे मुल्क में 30% था, लेकिन इफेक्टिवली हमने कुछ डिफरेंसेस की वजह से हमने इफेक्टिवली कितने परसेंट पे किया? सिर्फ 28.21। ठीक है, अच्छा, यहीं पर एक और सवाल भी है, ये 14 है, इसके अंदर भी हुई पड़ी, इसकी भी पिक्चर ले लें। चले, पिछली बार 14 क्वेश्चन की करवाई थी, पिछली बार वाले बच्चों को यही 14% पे लगवाई थी। कैसे देखें, ये 14 क्वेश्चन पे ये बनवाई थी, क्या आपकी जरा उधर बन गई है? चलो, 14 क्वेश्चन है, ये पहला 10 था, अब 14 है। पहले देख तो लें, रेकन्सिलिएशन बनी हुई है, ये 50 मिलियन क्या है? PBT, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स रेट है 35%, और ये सारी चीज़ें हैं
जिनको आपने डिवाइड करते जाना है पीबीटी से, तो एज अ परसेंटेज ऑफ पीबीटी यहाँ पे नजर आता जाएगा। जैसे 17.5 को 50 से डिवाइड किया तो 35%, यही बनता था, क्योंकि 50 पर 35% लगाकर ये निकाला करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 1.2 डिवाइड बाई 15,200, 2.45 डिवाइड बाई 15,200, 4 डिवाइड बाई 15,200, 3.5 प्लस माइनस यही वाले लगा दिए, तो आपने 36.5, यानी कि इस मामले के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है कि 35% पूरे मुल्क ने ये टैक्स रेट दिया था, लेकिन आपने थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स दिया कुछ डिफरेंसेस की वजह से। तो ये क्या चीज़ है, अब मतलब इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सवाल के अंदर आपको अगर वो कह देता है रेकन्सिलिएशन परसेंटेज में बनाओ, तो आपके सवाल पे कोई असर नहीं पड़ना, सारा सवाल आपने कर लेना है, एंड पे जाके रेकन्सिलिएशन बनानी है। अच्छा वो रेकन्साइल हो या ना हो, लेकिन आपने उसकी परसेंटेज के अंदर ऐसी कर देनी है, इसके तो नंबर मिल जाएंगे। आज तक कभी ये टेस्ट किया नहीं है कह के, आई के अपने आज तक ये टेस्ट किया नहीं है, ठीक है। इसी के साथ ही लास्ट टाइम भी बच्चों को ये मैंने इसलिए ओपन किया कि मैं बता सकूं आपको कि ये ना बच्चों के ज़हन में जाए कि जो सवाल में आता है वो डिस्कस हो रहा होता है। रिसेंट टाइम में नो डाउट को नई चीज़ है तो डिस्कस होती है, लेकिन ये सबूत है, ये पिछली दफ़ा वाले मैंने ये पिछली दफ़ा वाले को खोला, ये मार्च 25 वाला IAS 12 खोला है। इसी के साथ ही ना जब ये बात की थी तो बच्चों से ये बात मैंने की थी, ये अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन छोटा सा बनाया था, क्योंकि ये आज से पहले कभी टेस्ट हुआ नहीं था, बट एक कॉन्सेप्ट तो है, टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने यहाँ पे बात की कि टैक्स क्रेडिट ऑफ, ठीक है, टैक्स क्रेडिट ऑफ 22 है हमारा, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये आगे जा सकता है। टैक्स क्रेडिट आपका टैक्स रूल बताएगा कि ये आगे जा सकता है, टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब टैक्स क्रेडिट क्या होता है जी, आप चलते आए 22 रुपये का टैक्स क्रेडिट है, वो आपको 18 रुपये की टैक्सेबल लाइबिलिटी यानी टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगा, टैक्स लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट क्रेडिट के तौर पे मिलता है, ठीक है। अब मसलन हमारा टैक्स क्रेडिट 22 था, हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट 18 बना, तो ये 22 रुपये पूरे के पूरे यहाँ पर लिख लेने हैं। यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी क्या बन गई, 0, ठीक है। तो अनयूज टैक्स क्रेडिट कितना है, 4, लेकिन आपने इस अनयूज टैक्स क्रेडिट पे कभी भी टैक्स रेट नहीं लगाना, क्योंकि इस पर ऑलरेडी रेट लग चुका होता है, इस पर ऑलरेडी रेट लग चुका होता है। ये मैंने लास्ट टाइम वाला आपके सामने ओपन किया है, ठीक है। नो डाउट कि इस दफा सिर्फ वो यूज हुआ, एज इट तो नहीं आया होना, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यहां पर ही है ना, ऑलरेडी टैक्स रेट ऑलरेडी लग चुका है, टैक्स रेट लग चुका है, ऑलरेडी लग चुका होता है। तो अगर आपका कोई अनयूज टैक्स क्रेडिट होता है तो उसको आपने, बस वो टैक्स क्रेडिट है ना, फ्यूचर में इसने आपको फायदा देना, क्या फायदा देना देख लो। 18 का टैक्स बना था, लेकिन आके उसने 0 कर दिया। और अगर मिसाल के तौर पे 22 का ना होता, ये 16 का होता, तो फिर 16 यूज होता, 2 रुपये टैक्स पे करते और आगे कोई अनयूज ना रहता। लेकिन आपको तो ये दिखाना था कि इस साल अगर अनयूज हो गया है, कुछ अनयूज टैक्स क्रेडिट है और हुकूमत कह रही है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्या है, फ्यूचर में क्रेडिट देगा, मतलब फायदा देगा। तो आज क्या है, एसेट। अच्छा एक चीज और भी थी, ये तो टैक्स क्रेडिट है ना, अनयूज टैक्स क्रेडिट, एक और चीज भी थी अनयूज टैक्स लॉस, लेकिन अनयूज टैक्स लॉस के ऊपर आप टैक्स रेट लगाते थे। इन दोनों में ये मेन फर्क है, ठीक है। अनयूज टैक्स लॉस पर टैक्स रेट लगाकर आप एसेट बनाते थे, और अनयूज टैक्स क्रेडिट पर टैक्स रेट नहीं लगाना, क्योंकि ये रेट ऑलरेडी लग चुका होता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम वाला मैंने आपके सामने हैंड आउट ओपन किया, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल के अंदर आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या है, टैक्स क्रेडिट्स हैं जो कि एडजस्टेबल अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी, उसने बताया भी सही, ठीक है। अब ये अगेन सवाल वैसा ही है जैसा आपको पिछले साल का DTLA देता था, तो तकरीबन 2 से 3 सवालों में आपने ये काम करके देखा था, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती। सबसे पहले ऑरेंज लिमिटेड वाले सवाल के अंदर आपने किया था, जिसके अंदर वारंटी की भी आपने फिगर निकाली थी वहीं से, PPE की भी निकाली थी वहीं से, ठीक है। इस तरह के सवाल 1 से 2 दफ़ा और भी आपने देखे थे, यहाँ पर भी आया हुआ, ठीक है। तो ये पिछले साल का डेफर टैक्स है, लाइबिलिटी है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी स्लैश एसेट। हमने तो इसके प्लस माइनस को नहीं देखना होता, बस हम तो अपने हिसाब से देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़, डेफर टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि वो क्या कह रहा है, लाइबिलिटी होगी नेट में तो पॉजिटिव, ठीक है, और एसेट होगा नेट में तो, अब इसका मतलब ये DTL है और ये DTA है,
अब रिवर्स वर्किंग जब करेंगे तो ये वर्किंग जो है इस DTL से क्या निकलेगा, कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस निकलेगा, टैक्सेबल या डिडक्टेबल? पीपीई है तो लायबिलिटी निकलती थी टीटीडी से, तो यहाँ से रिवर्स वर्किंग करें और माशाल्लाह से रेट चेंज भी है इस सवाल में। तो पिछले साल 35% था, तो इसको रिवर्स करेंगे, 35% है तो डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा। लेकिन 5 ने 5 ही रहना है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी टैक्स रेट लग चुका होता है, ये 5 ही है, यानी ये पिछले साल अनयूज था, इंशाल्लाह इस दफा सारे यूज हो जाना है। पर धोखा क्या लग सकता था बच्चे को यहां से, ये तो याद रह जाता बच्चे को, या चलो टैक्स पढ़ा हुआ है इतना तो फिर बच्चा ले जाता है क्या टैक्स क्रेडिट है, और उसने लिख कर भी बताया कि ये एडजस्ट होएगा आपकी एक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो इस साल जो टैक्स लायबिलिटी बननी है, करंट टैक्स बनना है, उसमें एंड पे आप ये 5 माइनस कर लोगे। लेकिन बच्चे को धोखा क्या लग सकता है, यार ये DTL/A वाली वर्किंग में पड़ा है तो इसका मतलब 35% होगा, तो टैक्स क्रेडिट तो फिर 100% कुछ और होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ये बात बताई जा चुकी थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो आखिरी क्लासों में ही ऐसे बताया गया था लास्ट टाइम। जैसे इस दफा आप बैठे हैं हिम्मत करके माशाल्लाह आखिरी क्लासेस में, तो जो चीजें इन क्लासेस में चल रही होती हैं छोटी मोटी, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती हैं, वरना एटलीस्ट रिवाइज तो हो ही जाता है। अब नोट ऑन टैक्सेशन बनाना है, ठीक है, नोट ऑन टैक्सेशन, और उसके साथ कह रहा है कि रेकंसिलिएशन भी होनी चाहिए, और डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट ये रिक्वायरमेंट बी के तौर पे उसने दे दिया है इस साल का। कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बड़ी मेहरबानी जी, कोई कसर तुसी छड्डी नहीं वैसे कि हाले कंपैरेटिव भी तुहानू चाहिए सन, इतना तो उन लोगों ने छोटा सा सवाल दे दिया हमें। तो चले खैर, हम अपनी तरतीब से शुरू करते हैं। जितना कुछ हमारे वाइट बोर्ड पे आ गया, जो ना आया वो फिर हमारे वाइट बोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये ना कहना मार्कर सही नहीं है, समझ आइए ना, मार्कर सही ना हुए तुम्हारी तमीम खैर नहीं है, तमीमदारी अदलान। सुभान अल्लाह जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग टैक्स रिलेटेड डिस्क्लोजर ऑफ CKL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 24। रिक्वायरमेंट है उसकी के टैक्स का नोट बनाओ, तो नोट का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, अल्लाह करेगा चीजें निकलती आएंगी। ओ वापस चले गए हैं हम तकरीबन 50 कितने लेक्चर्स के आसपास हम IS12 कर रहे थे, वो कौन सा जमाना था, 39 से ऑनवर्ड, यानी कि हम अपने 40s मिड 40s में शायद फिर रहे हैं, या ये सवाल है चलो 50s के 50 हो गई थी, हाफ सेंचुरी, इस वक्त तो सेंचुरी करके आपकी आई सेट हो चुकी है, बॉल आपको फुटबॉल नजर आ रहा है, लंबे लंबे छक्के आप मार रहे हैं क्योंकि आई सेट हो चुकी है। लेकिन उस वक्त डरे डरे सहमे IS12 अच्छा लग रहा था, लेकिन एक खौफ था आगे, बला पूरी की पूरी पड़ी थी, कहाँ है बला, वो अल्लाह ने आपके लिए आसान किया, लेकिन अब अपने लिए मुश्किल ना करना आखिरी महीने में। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है रीसेंट अटेम्प्ट का नाम बता दो, स्प्रिंग 2025। अच्छा नाम है इसका, चलो नाम तो ऊपर ही लिख देता हूं मैं, CKL। उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना CKL, तो हम भी ये लिखकर अपना टाइम बचा लेते हैं, जाया नहीं करते। ठीक है, CKL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा लिखना है प्लीज, पूरा लिखना है प्लीज, पूरा लिखना है पर्चे में, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना है 31 दिसंबर 2024, गालिबन यही है, ऐसे ही है। ओके, IS12 का सवाल पक्का ही आता है। ठीक है, अच्छा अब नोट के अंदर नंबर कोई लगा दो, ऐसे ही नंबर 7 कर देते हैं। नोट का नाम हम रखा करते थे टैक्सेशन, टैक्सेशन का नोट होता था, और उसमें फिर 7.1 टैक्स एक्सपेंस होता था, जिसके अंदर ये अब रिवीजन चल रही है। अब IS12 की रिवीजन इससे अच्छी क्या हो सकती है कि रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल कर लें, क्योंकि बाकी उसमें हमने कुछ छोड़ा नहीं था बेटा पढ़ते हुए। कोशिश यही की थी कि कोई जैसे छोटी मोटी चीज़ें हर जगह रहती हैं, मैं बार बार बोलता हूँ IFRS 9 कल इंशाल्लाह कराना है, करंट नॉन करंट। एक चीज़ नई आई थी, पहले मैं करवाया ही नहीं करता था, लास्ट टाइम तो वो थी नहीं, इस दफ़ा ICAP ने अपने सोल्यूशन में दी, तो हम वो भी कर लेंगे, जिसमें लीज लेसर के नोट के अंदर नेट इन्वेस्टमेंट को ज़रा तोड़ के दिखाना था। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही, कोई डेफिनेशन कहीं रह गई है, कोई MCQ अच्छा लग रहा है, बच्चा हो सकता है मसले में हो, वो कर लें। लेकिन आपने एक छोटी सी हेल्प मेरी ये करनी है कि जो 3 टॉपिक्स हैं
एमसीक्यूज पहले वालों के तो ऑलमोस्ट हो गए थे ना, 3 टॉपिक्स हैं 37, 15 और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यूज दिए थे आपको एक दिन जब मैंने वो तस्वीरी कहानी आपको सिखाई थी, और बीच में काफ़ी सारे एमसीक्यूज होमवर्क में दिए थे। किसी ने करने की जहमत तो नहीं की होगी जिसने थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, IFRS नहीं किए थे। अभी याद कराना मैं दोबारा दिखाऊंगा, दोबारा एक बार आपको मौका दूंगा, कम से कम वो एमसीक्यूज आपने करने हैं। वो आसान है, सिर्फ पढ़ते जाना है, टिक क्रॉस करते जाना है, दिमाग के अंदर वो तस्वीर बस। ठीक है क्या भाई कह रहा है? वही कौन सा 200, 800, 750। ठीक है, तो 200, 800, 750 तुमने याद कर लिया, एमसीक्यूज भी तो करने थे। तो ये 3 टॉपिक्स के एमसीक्यूज कल सब बच्चे सारे के सारे करके आए, बाद में इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी किसी में आपको मसला आ गया तो। ठीक है, सही है, अभी ज़रा भाई चलने देना। ठीक है जी। तो टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स एक्सपेंस आएगा और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा, और CTE प्रायर भी आ सकता है। हम ऐसे ही करते थे ना, हम करंट और डेफर्ड पहले लिख लेते थे और फिर कोई अगर प्रायर वाला आ जाता था तो उसकी एक लाइन और डाल देते थे, आज है सवाल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर हम रेकंसिलिएशन बना लेते थे। लेकिन ये सारी बातें पता तभी लगती हैं जब सवाल को एक बार पूरा पढ़ के फिर आप शुरू करते हैं। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या है? सवाल में लिखा होता है उसने, बाय द वे, रेकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस, विद टैक्स एक्सपेंस। ये पूरा लिख दें एक दफा, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा लिखें। पीबीटी भी लिखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस लिख लिया अगर आपने, तो फिर मैं इसको मिटाऊं, मेरे पास जरा जगह तंग है। तो रेकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता था हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सवाल में गिवन होता था। उसके बाद हम डबल अंडरलाइन करके अगली लाइन में टैक्स रेट लिखते थे, और फिर हमारा आ जाया करता था टैक्स एक्सपेंस, जो कि इधर वाले एक्सपेंस से मैच नहीं करता था, और फिर मुसीबत पड़ी होती थी हमें, तो वो आज भी पड़ी होगी। ठीक है, रुपीज इन मिलियन ही कर लें फिर सवाल। ठीक है, तैयार हो रुपीज इन मिलियन करने के लिए? ओके, फिर डन हो गया। लो जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ए असल में सवाल ऐसा होता है ना कि पूरे का पूरा ना आता हो, ये मुमकिन नहीं है IAS 12 का। तो कोई नहीं, अगर कोई एक दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो भी जाए तो रुकना नहीं है बस आपने। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट आपने, तो दूसरी रिक्वायरमेंट देखो ना, रेकंसिलिएशन तक आ गए, इसके नीचे 5-6 लाइनें छोड़ दी। अगर पहला सफा सारे ही छोड़ना तो छोड़ दो, दूसरा सफा आप छोड़ दो। किसके लिए? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 24। मैं अपनी तरतीब जरा नहीं छेड़ रहा, क्योंकि आपके दिमाग में एक नक्शा फिट है जिसमें यहां पर क्या होना है, करंट टैक्स की वर्किंग, तो मैं उसको नहीं छेड़ रहा। पर आप लोग दूसरे सफे को डेफर्ड टैक्स के लिए खाली छोड़ें, तीसरे सफे वर्किंग 1 की हेडिंग दें, वर्किंग 1 टैक्स करंट टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, वर्किंग 1 कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। जिसकी स्टार्टिंग हमारी होती थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। आज तो काम चलना है मिलियन मिलियन में ही खेलना है हमने। चलो ठीक है, उसके बाद मेन बोर्ड पर ही रखता हूं रिक्वायरमेंट आपकी, और वो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बी क्या है? पूरा लिखना है आपने, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पूरा, और एसेट प्लीज पूरा लिखिएगा पेपर में, एज ऑन 31 दिसंबर 24, जो हमारे इस साल का क्लोजिंग। ठीक है, इसमें आपने पूरा कैरिंग अमाउंट लिखना है, पूरा टैक्स बेस लिखना है, फिर डिफरेंस के साथ टैक्स का कॉलम भी छोड़ना है, कोई डिफरेंट रेट वाले भी आ जाते हैं, और फिर टैक्स। और अगर डिफरेंट रेट नहीं भी आता तो सब में 30 30 30 या 35 जो भी होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट पूरा लिखा आप, फिर टैक्स बेस, फिर डिफरेंस, डिफरेंस के आगे टैक्सेबल या डिडक्टेबल भी आपने लिखना होता है, फिर टैक्स रेट, और उसके बाद टैक्स, DTL या DTA भी आप लिख लेंगे।
ठीक है, तो ये मेन हमारी वर्किंग है। इसके बाद अब सवाल का डेटा पढ़ते जाना है और ज़रूरत के मुताबिक अपनी वर्किंग्स ओपन करनी है। तो यहाँ से हम पार्ट 1 को क्लोज करके पार्ट 2 को 115 बी के 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी।